मुझे Okay, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is coronary circulation. Coronary circulation means circulation of the heart. ये pulmonary और systemic circulation से आपने इसको confuse नहीं करना. It is purely the circulation of the heart, right? And whenever we are talking about the coronary circulation, basically we are talking about the arteries supplying the heart and veins supplying the heart, especially cardiac, muscles, ventricles and atrium. Arteries of the coronary circulation. As you know, aorta arises from the left ventricle. Aorta is further subdivided into right coronary artery and left coronary artery. Right coronary artery supplies the right atrium, right ventricle and posterior part of left ventricle in almost 80 to 90% of the cases. I repeat, coronary circulation का मतलब है हार्ट की सर्कुलेशन. इसमें हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो होती हैं और जो वेन्स हार्ट को सप्लाई कर रही है वो होती हैं. एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है और ये दो ब्रांचेस देती है. इसमें से राइट कॉर्नरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी निकलती है जो प्योरली हार्ट को सप्लाई करेंगी. एज द नेम इंडिकेट्स, राइट कॉर्नरी आर्टरी बेसिकली ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है और लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है 80 to 90% ऑफ द केसेस में. इसके अलावा आपको पता है राइट एट्रियम जो है उसमें एसए नोड और एवी नोड होते हैं. ठीक है, राइट एट्रियम में एसए नोड और एवी नोड है. तो इसका मतलब है कि राइट कॉर्नरी आर्टरी इन दोनों को भी सप्लाई कर रही है. ठीक हो गया. अब हम आते हैं लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की तरफ. नाउ वी कम टू दी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी. के लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी किस किस को सप्लाई कर रही है? लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी बेसिकली सप्लाइज दी इंटरवेंट्रिकुलर septum and anterior and lateral portions of the left ventricle. ठीक है. अब हम आए लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी कहां सप्लाई कर रही है? लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई कर रही है जो दो वेंट्रिकल्स के बिटवीन है. इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर और लैटरल पोर्शन को सप्लाई कर रही है. ठीक हो गया. जो लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर पोर्शन था उसको राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई कर रही थी. These are the major right and left coronary arteries. ठीक है, which are supplying the right and left hearts. Now we come towards the veins of the hearts. ठीक है, three important veins. Number one is coronary sinus. Number two, anterior cardiac veins, and the third are Thebesian veins. ठीक हो गया. तीन वेन्स हैं जो हार्ट से ब्लड ड्रेन करेंगी एट्रियम में. कॉर्नरी, साइनस, anterior cardiac veins and Thebesian veins.
अच्छा जी, पहले हम देखते हैं कि कॉर्नरी साइनस कहां से ब्लड कहां लेके जाएगा। कॉर्नरी साइनस, कॉर्नरी वीनस ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। ठीक, कॉर्नरी venous blood flows through coronary sinus from left ventricle into the right atrium. नंबर 2 हमारे पास आती है anterior cardiac veins. Anterior cardiac veins, coronary venous blood, coronary venous blood from right ventricle into the right atrium। ठीक हो गया। कॉर्नरी वीनस ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में कैसे वापस आता है? थ्रू एंटीरियर कार्डियक वेन्स। थर्ड हमारे पास आती हैं जी थिबेसियन वेन्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑल्सो फ्लोज, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑल्सो फ्लोज थ्रू थिबेसियन वेन्स डायरेक्टली into all chambers of the heart। मैं रिपीट कर देती हूँ। 3 वेन्स इंपॉर्टेंट हैं, कॉर्नरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स एंड थिबेसियन वेन्स। कॉर्नरी साइनस जो है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कॉर्नरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में एम्प्टी होता है। राइट वेंट्रिकल से जो वीनस ब्लड है वो एंटीरियर कार्डियक वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में एम्प्टी होता है। तीसरा हमारे पास जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, ठीक है, उनमें ब्लड कैसे एम्प्टी हो रहा है? थ्रू थिबेसियन वेन्स। इसकी डायग्राम आप अपर लिम्ब के थॉरेक्स में देखना, कॉर्नरी सर्कुलेशन की वहाँ बहुत अच्छी डायग्राम्स बनी हुई हैं। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगी अगर मुझे मिल गई तो बुक में से, ठीक है। और बाकी डायग्राम जो है इसकी गाइटर में बनी हुई है, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की। अच्छा, अब मैंने आपको आर्टीरियल सप्लाई भी बता दी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये प्योरली हार्ट की आर्टरीज और वेन्स हैं। नर्व सप्लाई मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। कंटिन्यूइंग विद द कॉर्नरी सर्कुलेशन टॉपिक, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने लगी हूँ। ये कॉर्नरी सर्कुलेशन कंटिन्यू है, ये देखिएगा। ये आपकी एपिकार्डियल आर्टरीज है, ये डायग्राम गाइडेड में है, सब एंडोकार्डियल प्लेक्सस। एपिकार्डियल आर्टरीज हैं जो एपिकार्डियल सरफेस पे आती हैं। ये मस्कुलर आर्टरीज हैं, ठीक है। रेड से मैंने मस्कुलर कर दी है जो मसल के अंदर होती है। एंड व्हेनेवर, मैंने आपको बताया, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल, इट इज कार्डियक मसल, बेसिकली इट इज द वेंट्रिकुलर मसल, क्योंकि वेंट्रिकुलर मसल्स जो हैं
उनकी कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, उन वेंट्रिकल्स में ब्लड इजेक्ट आउट करना होता है। अच्छा जी, और ये आपका सब एंडोकार्डियल प्रेशर्स है जो एंडोकार्डियम के नीचे होता है। ये आर्टरीज की फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है। एपिकार्डियल आर्टरीज are supplying the muscles. Epicardial arteries are supplying the muscles. ये जो है एपिकार्डियल, ये मस्कुलर आर्टरीज है, ठीक है। ये भी वेंट्रिकुलर मसल को सप्लाई कर रही है। एंड मस्कुलर आर्टरीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द एपिकार्डियल आर्टरीज। Beneath endocardium, we have the endocardial plexus. We have the endocardial plexus. ठीक है? Sub endocardial blood flow is very important. Why? We will discuss in next lecture when we will read ischemic heart disease. Normal coronary blood flow at rest is 5% of the cardiac output, and its normal value is 225 ml per minute or 70 ml per minute 100 ग्राम ऑफ हार्ट वेट। कॉर्नरी ब्लड फ्लो कितना है एट रेस्ट, यानी जैसे आप बैठे हुए हो, आप लोग यू आर लिसनिंग टू माय लेक्चर, ठीक है। इस वक्त आपका कार्डिक कॉर्नरी ब्लड फ्लो कार्डिक आउटपुट का 5% होगा, यानी अगर कार्डिक आउटपुट आपका नॉर्मल होता है वैसे 5 लीटर्स पर मिनट। कार्डिक आउटपुट पे पूरा लेक्चर है। कार्डिक आउटपुट का मतलब है volume of the blood pumped by the left ventricle, that is 5 liter per minute। तो coronary blood flow उसका 5% होगा जो कि 225 ml per minute बनता है। 225 ml per minute बनता है, 5% बनता है कार्डिक आउटपुट का। या अगर आप हार्ट के वेट के अकॉर्डिंग लो, अगर 100 ग्राम है हार्ट का वेट तो कार्डिक आउटपुट 70 ml पर मिनट होगा, 70 ml पर मिनट होगा। अच्छा जी, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज में कॉर्नरी ब्लड फ्लो और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। याद रखिएगा, whenever you are exercising, whenever you are exercising, coronary blood flow increases 3 to 4 times, ठीक है। कार्डिक आउटपुट during exercise increases 4 to 7 folds। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। एंड व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, जब भी आपको एक्सरसाइज करते हो, कॉर्नरी ब्लड फ्लो 3 to 4 folds बढ़ जाता है और कार्डिक आउटपुट 4 to 7 folds, 4 से 7 गुना बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब कॉर्नरी ब्लड फ्लो जो है ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। What happens to the coronary blood flow during systole and coronary blood flow during diastole? सिस्टली में क्या होता है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टली है, सपोज वेंट्रिकुलर सिस्टली, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल की सिस्टली की बात, व्हाट हैपेंस? ब्लड वेसल्स जो वेंट्रिकुलर मसल के अंदर है उनकी कंप्रेशन होती है, ऐसे ही है।
or coronary blood flow decreases. ठीक हो गया। हम पढ़ रहे हैं कि coronary, what happens to the coronary blood flow during systole and what happens to the coronary blood flow during diastole. During systole, especially left ventricular systole, left ventricle is contracting and it is compressing the intramuscular left ventricular blood vessels, so coronary blood flow is reduced. Coronary blood flow is reduced during systole. ठीक, ये आपको MCQ में भी आ सकता है. Now what happens during diastole? Left ventricular during diastole relaxes. अब वो relax कर गया. No obstruction to the blood flow. ठीक है, left ventricular during diastole, left ventricular is relaxed. There is no obstruction to blood flow. Blood flow को कोई obstruction नहीं है. So blood flows normal. So blood flows normal. ठीक हो गया। ये सारा का सारा कोरोनरी सर्कुलेशन का टॉपिक कंटिन्यू है। आज का टॉपिक सारा कोरोनरी सर्कुलेशन पे ही है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट आपको जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता होता है दैट इज हाउ द coronary blood flow control is regulated, और ये आपकी असाइनमेंट भी है, हाउ coronary blood flow is regulated। ठीक है, ये आपको मैं समझाने लगी हूं। लोकल मसल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लोकल मसल मेटाबॉलिज्म, लोकल आर्टेरियोलर vasodilation, increased cardiac contraction or increased blood flow। लोकल मसल मेटाबॉलिज्म जब चल रहा होता है, लोकल आर्टेरियोल्स डायलेट कर जाते हैं। क्यों, ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ अभी। एंड इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड फ्लो इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इसका जो है बेसिकली ऑक्सीजन मेजर रेगुलेटर है लोकल मसल मेटाबॉलिज्म और ब्लड फ्लो के कंट्रोल में। ठीक है, ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, जब मसल में मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, मसल्स में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, यूटिलाइज्ड हो जाती है। ठीक है,
oxygen becomes deficient, and decreased PO2 releases vasodilator substances from muscle cells and dilate the arterioles, increasing coronary blood flow. ठीक है, coronary blood flow कैसे बढ़ा? मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, मसल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई, ऑक्सीजन becomes deficient and decreased partial pressure of oxygen releases vasodilator substances from the muscle cells, and the special substance is adenosine. Most important is adenosine. Hydrogen ions, potassium, carbon dioxide, prostaglandins and nitric oxide. Most important vasodilator substance is adenosine, which dilates the arterioles and coronary blood flow increases. ठीक है, पता चल गया आपको? कॉर्नरी ब्लड फ्लो डायस्टली में बढ़ता है, कॉर्नरी ब्लड फ्लो मसल मेटाबॉलिज्म हो रहा हो तब बढ़ जाता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म सारा ये है। अब वेसोडायलेटर सब्सटेंस कौन सा है? एडिनोसिन। एडिनोसिन कैसे बनता है ये मैं आपको भी लिख के दिखाती हूँ। इसके अलावा जो वेसोडायलेटर सब्सटेंसेस हैं उनमें हाइड्रोजन आइंस, पोटाशियम आइंस, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म से। अब मैंने आपको बताना था मेटाबॉलिज्म में एडिनोसिन कैसे बना। एडीपी से एडीपी बना, एडीपी से एएमपी प्लस एडिनोसिन बना। एडिनोसिन कार्डियक मसल्स जो हार्ट मसल है उस यूज होने के बाद दोबारा वहां जाके कार्डियक मसल में स्टोर भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको वेसोडायलेटर सब्सटेंस एडिनोसिन मिला। तो आपको अगर एमसीक्यू आए कि एडिनोसिन इज पोटेंट, बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? वेसोडायलेटर सब्सटेंस। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन विल बी वेसोडायलेटर सब्सटेंस। अच्छा जी, अब हम आते हैं हम रेगुलेशन पढ़ रहे हैं कॉर्नरी ब्लड फ्लो की। उसमें ऑक्सीजन ने रेगुलेट किया मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, कॉर्नरी ब्लड फ्लो बढ़ गया। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो आता है नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो कैसे कॉर्नरी ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जब आपको आता है कंट्रोल ऑफ लोकल ब्लड फ्लो, उस पर आपने ऑक्सीजन का भी लिखना है, ये एडिनोसिन वाला पीछे जो मैंने बताया, और सेकंड आपने नर्वस कंट्रोल लिखना है। नर्वस कंट्रोल जो है इसका डायरेक्ट इफेक्ट है और दूसरा इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। बोर्ड छोटा है वरना मैं आपको सारा इसी पे कर रही थी। नर्वस कंट्रोल में डायरेक्ट इफेक्ट है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व्स का, और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब है डायरेक्टली जो नर्व्स कॉर्नरी ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू आता है।
अच्छा जी, पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब है कॉर्नरी ब्लड वेसल्स, कॉर्नरी ब्लड वेसल्स का यस, ये मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाना चाह रही थी। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इनको हम एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं और कैटेकोलामीन्स भी कलेक्टिवली कहते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब थ्रू मेटाबॉलिज्म। जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होंगी, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। दे विल इंक्रीज हार्ट रेट, increased force of contraction and increased rate of metabolism. Dilates coronary blood flow. Indirect effect of nervous system includes sympathetic and parasympathetic nerves. When indirect effect कैसे होगा? Sympathetic nerve जब stimulate होंगी, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। आपको पता है ये हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट भी इंक्रीज करते हैं और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर लो, PO2, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हुई, कॉर्नरी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाते हैं और कॉर्नरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इनडायरेक्ट इफेक्ट। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का इनडायरेक्ट इफेक्ट है इसका उलट। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एसिटाइलकोलिन। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होती है, वेगस नर्व है बेसिकली, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। जब हार्ट रेट कम होगा, कार्डियक पंपिंग कम होगी। जब हार्ट कम पंप करे, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगी। इनडायरेक्टली आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक हो गया? मैं रिपीट कर देती हूँ। मेटाबॉलिज्म, इनडायरेक्ट इफेक्ट में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट और पैरासिम्पैथेटिक। इनडायरेक्ट का मतलब है थ्रू मेटाबॉलिज्म, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पे एक्ट नहीं कर रहा, थ्रू मेटाबॉलिज्म ब्लड वेसल्स पे एक्ट कर रहा है। डायरेक्टली एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन ब्लड वेसल्स पे एक्ट नहीं करे, थ्रू मेटाबॉलिज्म करे, थ्रू ऑक्सीजन करे, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम आते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, यानी डायरेक्टली कॉर्नरी ब्लड वेसल्स पे। इसमें हमारे पास आते हैं अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स आते हैं हमारे पास? अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स जो हैं, जब कैटेकोलामीन्स इन पे आके लगते हैं तो वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इनको वैजो कंस्ट्रिक्टर रिसेप्टर्स भी कहते हैं, और बीटा रिसेप्टर्स को वैजो डायलेटर रिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है? याद रखिएगा, वैगस नर्व लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत थोड़ा सप्लाई करती है। ठीक है, वेगस नर्व जो है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत कम सप्लाई करती है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी नर्व सप्लाई वेगस नर्व बहुत कम है। अच्छा जी,
अल्फा रिसेप्टर्स हो गए और बीटा रिसेप्टर्स हो गए। यानी अगर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन जो है वो अल्फा रिसेप्टर्स पे आके लगेंगे तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी डायरेक्टली, और अगर बीटा रिसेप्टर्स पे आके ये लगेंगे तो वेसोडायलेटेशन होगी। तो ये है रेगुलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज coronary circulation and what is the control, how the coronary circulation is controlled, very important university question. Thank you very much. Miss